राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से और अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब लोग जो हिंदी समाज का हिस्सा, हिंदी में पढ़ते, सोचते, विचारते हैं, अपनी भाषा से प्यार करते हैं, को बरतने वाले लोगों से प्यार करते हैं, उस समाज और उस संस्कृति से प्यार करते हैं जो इस भाषा को, जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका निर्माण उन्होंने किया है। उन सब के लिए नामवर जी का जन्मदिन एक अवसर है जहां हम नामवर जी के विचारों के माध्यम से और नामवर जी के कामों के माध्यम से अपनी वर्तमान स्थिति पर, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी संस्कृति की स्थिति पर बात कर सकते हैं। हिंदी समाज के जो समक्ष जो संकट आज मौजूद हैं, उन सब संकटों पर बात कर सकते हैं। उनसे निकलने के कौन से रास्ते नामवर जी जैसे विचारकों के यहाँ उपलब्ध हैं, उन पर बात कर सकते हैं। इसलिए वे तमाम लोग जो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते, जो मूर्तियां गढ़ने में विश्वास नहीं करते, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे किसी बुजुर्ग का, किसी बुजुर्ग लेखक, चिंतक और विचारक का, हिंदी समाज की अनेक वर्षों तक सेवा करने वाले किसी व्यक्ति का जन्मदिन बनाना मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया का कोई अंग नहीं है। प्रत्येक समाज को अपने विचारों के लिए, वैचारिक संघर्ष के लिए सक्रिय बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और इस तरह से नायकों की जरूरत होती है, जिनके विचारों के हवाले से वो अपने समय लड़ाइयां लड़ सकता है, अपने समय की लड़ाइयों में हस्तक्षेप कर सकता है, उन लड़ाइयों में आगे बढ़ सकता है। एक ऐसे समय में नामवर जी को याद करना नायकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना नहीं है, बल्कि आत्मालोचन की प्रक्रिया से गुजरना है। अपने समय और समाज की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने का एक अवसर इसके माध्यम से हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। हम सब हिंदी समाज के लोग जो नामवर जी की किताबें पढ़कर, उनके निबंध पढ़कर, उनके भाषण और व्याख्यान सुनकर बड़े हुए हैं, जो नामवर जी के सीधे शिष्य हैं, अर्जुन की तरह वे, और जो सीधे शिष्य नहीं है, मेरी तरह के लोग, जो उनके एकलव्य हैं, जिन्होंने दूर दूर रहकर नामवर जी की किताबों से, नामवर जी के निबंधों से, नामवर जी के व्याख्यानों से कुछ सीखा है। जीवन जगत को देखने का, भाषा और साहित्य को देखने का, कविता और उपन्यास को देखने, जानने, समझने का एक विवेक जिनके भीतर उनको और उनके साथ के साथी विचारकों, आलोचकों को पढ़कर पैदा हुआ है। तो हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। आप चाहें तो इस नामवर जी का परिवार कह सकते हैं। एक परिवार वो जो जिसमें उनके बेटे, बेटी, भाई, बहन और परिवार के लोग हैं, और दूसरी तरफ हम सब हैं जो उनके विचार परिवार के हिस्से हैं। आज हम सब नामवर जी का जन्मदिन एक अवसर है, और इसलिए इस अवसर पर सबसे पहले नामवर जी को, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं और आप सबको आत्मालोचन के लिए, उनके विचारों के बहाने आत्मालोचन के लिए आमंत्रित करता हूं कि आए, हम अपने समय, अपने समाज के बारे में एक बातचीत करें, एक आत्मालोचन करें, उनके विचारों को सामने रखकर। यह कह देना भी बहुत जरूरी है कि आज नामवर जी पर, और नामवर जी ही नहीं, तमाम प्रगतिशील समाजवादी विचारकों, लेखकों और चिंतकों पर अनेक दिशाओं से हमले हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे फांसीवाद से लड़ना, सामंतवादी
पुनरुत्थानवादी तत्वों से लड़ना, नव पूंजीवादी नव शक्तियों से लड़ने की तुलना में समाजवादी, साम्यवादी, प्रगतिशीलों और जनवादी विचारकों से लड़ना ऐसे शिविरों के लिए जरूरी हो गया है। ये कौन सी रणनीति है जिसमें हम आज की लड़ाइयों में हमारा साथ देने वाले आलोचकों और विचारकों पर कीचड़ उछालते हैं, उनको अनायक घोषित करते हैं, उनकी मूर्तियां गिराते हैं, और जबकि समाज के भीतर जो समाज को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, समाज को पीछे धकेलने वाली शक्तियां हैं, समाज में अंधेरा पैदा करने वाली शक्तियां हैं, वे शक्तियां जिनकी वजह से अंधेरा दिनों दिन घनीभूत होता जा रहा है, उन शक्तियों के बारे में हम खुलकर कुछ नहीं बोलते। हम रामविलास शर्मा पर आक्रमण करते हैं, हम राहुल सांकृत्यायन पर आक्रमण करते हैं, हम नामवर सिंह पर आक्रमण करते हैं, हम नागार्जुन पर आक्रमण करते हैं, हम त्रिलोचन पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमणों की एक पूरा सिलसिला है। हम फांसीवादियों पर आक्रमण नहीं करते, हम गुरुओं पर आक्रमण नहीं करते जो विचारों की पुस्तक लिखते हैं, दक्षिणी विचारों की पुस्तक, मनुष्य को बांटने वाले विचारों की पुस्तक लिखने वाले गुरुओं पर हम हमला नहीं करते, पर गुरुओं के सामने जो नायक मौजूद थे, ऐसे नायकों पर हमला करते हैं। हम नेहरू पर हमला करते हैं, हम गांधी पर हमला करते हैं, हम मौलाना आजाद पर हमला करते हैं, हम सरदार पटेल की एक गलत छवि। आखिर ये कौन सी रणनीति है? आज नामवर जी के बहाने इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है। राजकमल प्रकाशन ने इस आयोजन का शीर्षक नामवर जी की याद रखा है, इसलिए नामवर जी के विचारों पर जाने से पहले दोस्तों, मैं जुड़ी हुई अपनी कुछ स्मृतियां आपके बीच साझा करना चाहता हूं, और उन स्मृतियों के बहाने ही शायद मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें आपके समक्ष उनके विचारों के बारे में भी कह सकूं। नामवर जी से मेरी पहली मुलाकात एक देखा देखी की तरह संपन्न हुई। मैं बीएससी तृतीय वर्ष का, यानी बीएससी अंतिम वर्ष का छात्र था। गर्मी के कि मई 1993 में भोपाल में एक कविता कार्यशाला का आयोजन किया था हमारे बहुत ही प्रिय कवि और अग्रज भगवत रावत जी ने, जिसका शीर्षक था कोंपल। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से 20 वर्ष से कम उम्र के, या जिनका 20वां चल रहा है, ऐसी उम्र तक के युवा कवि इकट्ठे थे। तो करीब 50 थे, और उनके साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठों के रूप में आदरणीय प्रमोद वर्मा, जो मुक्तिबोध के साथी थे, विनोद कुमार शुक्ल जी, रावत जी, चंद्रकांत देवताले जी, राजेंद्र शर्मा जी, नवीन सागर जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे वरिष्ठ जन प्रशिक्षण के लिए थे। और हमने करीब 5 दिन वहां भोपाल के एक शिक्षा संस्थान में, जो श्यामला हिल्स में है, वहां कविता पर बातचीत करते हुए हमने बिताए थे। मैं उन दिनों रीवा में रहता था, और भोपाल से रीवा लौटने के दरमियान हम एक आयोजन में शामिल हुए। मैं और मेरे एक और दोस्त छोटे भाई की तरह हैं, और यह आयोजन था शिवपुरी में। शिवपुरी में हमारे प्रगतिशील कथाकार रहते थे पुन्नी सिंह यादव। उन्होंने 1993 की उन गर्मियों में एक बहुत बड़ा आयोजन प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से किया था, जिसका शीर्षक था दलित कलम। मेरी जानकारी में यह समूचे हिंदी क्षेत्र में ऐसा पहला आयोजन था जिसमें दलित लेखन, दलित चेतना पर हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक, कवि और कथाकार मिलकर बातचीत करने वाले थे। मेरी स्मृति में, और जहां तक मैं इतिहास को जानता हूं, उसमें इससे पहले कोई आयोजन नहीं हुआ था दलित लेखन पर, दलित चिंतन पर और दलित वैचारिकी पर। 2 दिन का यह आयोजन था, और आप देख सकते हैं कि आज जिस प्रगतिशील घराने को दलितों की ओर से अनेक तरह की आपत्तियों का और अनेक तरह के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, ये आयोजन भी
प्रगतिशीलों द्वारा, बाकायदा प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा किया गया था। यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दलित लेखन का शुरुआती काम एक जिस लेखक ने किया, जिस संपादक ने किया, राजेंद्र यादव, उनका संबंध भी प्रगतिशील जनवादी घराने से ही था। तो हिंदी में दलित लेखन और दलित चिंतन को, दलित वैचारिकी को प्रारंभिक तौर पर स्थापित करने और उसके महत्व के और उसकी जरूरत के बारे में बताने का सारा एक तरह का उद्यम प्रगतिशील जनवादी घराने ने किया था। तो दलित कलम नाम के इस आयोजन में, जो 2 दिन का आयोजन था और जिसके आयोजक प्रगतिशील कथाकार पुन्नी सिंह यादव थे, नामवर जी इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे और मुझे याद है कि नामवर जी दोनों दिन इस आयोजन में उपस्थित थे। तब हमने नामवर जी की लोकप्रियता, मैं संभवतः पहली बार नामवर जी को इतनी करीब से देख रहा था और नामवर जी की लोकप्रियता का अंदाजा मुझे मैंने देखा। राजेंद्र यादव जी मौजूद थे, मैनेजर पांडे जी मौजूद थे, मराठी के अनेक महत्वपूर्ण लेखक चंद्रकांत पाटिल और सदा कन्हारे जैसे लोग उपस्थित थे और बहुत सारे युवा लेखक उस जमाने के, जो अब वरिष्ठ लेखक हो गए, वे तमाम प्रगतिशील जनवादी युवा लेखक और खासतौर पर मध्य प्रदेश के प्रगतिशील लेखक बहुत बड़ी मात्रा में वहां उपस्थित थे। मैंने देखा कि उसके उद्घाटन सत्र में जिस भी व्यक्ति का नाम लिया जाता था मंच पर आने के लिए और सम्मान करने के लिए, वो हर आदमी नामवर जी से मिलना चाहता था और नामवर जी को माला पहनाना चाहता था। अनेक बार ऐसा होता था कि संयोजक आमंत्रित करते थे कि राजेंद्र यादव को माला पहनाने के लिए या उनका स्वागत करने के लिए फला व्यक्ति आए, लेकिन वो व्यक्ति राजेंद्र यादव जी को माला पहनाने की बजाय नामवर जी को ही माला पहनाकर चला जाता था और फिर नामवर जी वो माला हाथ में लेकर राजेंद्र यादव को या दूसरे अतिथियों को देते थे। तो एक जबरदस्त किस्म की लोकप्रियता मैंने 1993 की गर्मियों में अपनी पहली ही मुलाकात में मन में देखी। एक अगाध विश्वास और नामवर जी को सुनने का एक जबरदस्त आकर्षण लोगों के मन में मौजूद था। यह प्रगतिशील लेखक संघ कि पूरे हिंदी प्रदेश में, जो हिंदी प्रदेश भारत में सर्वाधिक वैचारिक रूप से सबसे पिछड़ा माना जाता है, वो हिंदी प्रदेश जिसमें सबसे ताकतवर संप्रदाय आंदोलन हुआ है 90 के दशक में, वो हिंदी प्रदेश कर दक्षिणपंथी फांसीवादी संप्रदायवादी शक्तियां देश की सत्ता पर काबिज हुई हैं, वो हिंदी प्रदेश जहां तमाम तरह की पुरातन सामंती कुलीन तंत्र और पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रियावादी तत्व आज भी बहुत अधिक ताकत है और वो नए चेहरे के साथ नए रूप में तरह तरह के रूप गढ़कर हमारे सामने है, उसी हिंदी प्रदेश में प्रगतिशील वैचारिक चेतना को, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष वैचारिक चेतना को गांव गांव तक पहुंचाने का काम प्रगतिशील लेखक संघ और प्रगतिशील आंदोलन ने किया था। मैं मध्य प्रदेश का निजी तौर पर जानता हूं कि छोटे छोटे कस्बों में जहां आबादी 5,000 7,000 थी, वह उन कस्बों में भी 80-90 के दशक में प्रगतिशील लेखक संघ की इकाइयां थीं और प्रगतिशील लेखक संघ नियमित रूप से वहां गतिविधियां करता था। प्रगतिशील लेखक संघ के आयोजन में बड़ी मात्रा में दलित, पिछड़े, आदिवासी कार्यकर्ता और लेखक, बोलियों के लेखक उपस्थित होते थे, आते थे और उन सब के बीच अपने एक विचारक के तौर पर नामवर जी की जबरदस्त स्वीकृति थी और नामवर को लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। है बदन नाटक में गिरीश कर्नाड ने एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य इस्तेमाल किया है और वो वाक्य यह है कि बोला गया वाक्य, बोले गए शब्द जमीन पर न गिर जाएं, इससे पहले वो उन्हें अपने कान में रख लेता था। कुछ ऐसा मिलता जुलता वाक्य है बदन की एक चरित्र कपिल के बारे में, उसके बारे में दूसरा चरित्र देवदत्त कहता है कि वो पद्मिनी की बात ऐसे सुनता है कि पद्मिनी की कोई बात जमीन पर गिर ना जाए।
इतनी गंभीरता से, इतने आकर्षण से, इतने प्यार से और इतनी गहरी आस्था के साथ मैंने मध्य प्रदेश में साधारण लेखकों को, बोली के लेखकों को नामवर जी की बात सुनते हुए देखा। और उस आयोजन में मैंने उसका एक बहुत ही उज्जवल स्वरूप देखा नामवर जी का। इसलिए पहली मुलाकात में जो चीज मेरे भीतर उनकी स्मृति के रूप में रह गई वो ये, उनके प्रति लोगों का आकर्षण। और वो आकर्षण एक विचार से जुड़ा हुआ आकर्षण था। वो आकर्षण इसलिए नहीं था कि नामवर जी नौकरी दे सकते थे किसी को या किसी का फायदा कर सकते थे आर्थिक तौर पर। वो संभव है कि दिल्ली में, जेएनयू में, डीयू में, जामिया में पढ़ने वाले लोगों को ये फायदा हो या आकर्षण हो, या दिल्ली की साहित्यिक बिरादरी में या हिंदी के प्रथम दर्जे के लेखकों में के बीच में ये आकर्षण रहा हो कि नामवर जी ये दे सकते हैं, नामवर जी ये दे सकते हैं। पर नागौद कस्बे के एक साधारण से लेखक को, एक बाबूपुर गांव में रहने वाले देवीशरण ग्रामीण जैसे लेखक को नामवर जी में क्या आकर्षण है? नामवर जी में के प्रति जो आकर्षण था वो आकर्षण उनके विचारों की वजह से था। तो हिंदी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ऐसे लेखक, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और वैचारिक कार्यकर्ता मौजूद थे जो नामवर जी की बातों को इतनी गंभीरता से सुनते थे। और नामवर जी और उनके बीच में एक सेतु था जो मूलतः विचारों से बनता था, यानी एक वैचारिक संबंध था नामवर जी और उन लेखकों, कार्यकर्ताओं के बीच में। इस बात को मैंने 1993 की उन गर्मियों में दलित कलम नाम के उस आयोजन में, जो शिवपुरी, एक जो मध्य प्रदेश का एक कस्बा था, वहां देखी थी। दूसरी मेरी नामवर जी की मुलाकात रीवा में हुई, जहां मैं पढ़ता था। मैंने एमए और एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से की। और 1996 के किसी महीने में नामवर जी विश्वविद्यालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान माला में रीवा पधारे और उन्होंने 2 व्याख्यान उस श्रृंखला में दिए। पहला व्याख्यान उन्होंने नवजागरण पर दिया, जिसमें वो केंद्रित रहे भारतेंदु पर, और उन्होंने बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बातें नवजागरण के बारे में की, जो बाद में चलकर वह निबंध, वो भाषण वसुधा में, कमला प्रसाद जी के संपादन में जो वसुधा पत्रिका निकालती थी मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ की, उसमें छपा। दूसरा, अगले दिन का आयोजन, जो इस पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता थे मेरे गुरु और हमारे प्रगतिशील कार्यकर्ता, जिन्हें मैं निजी तौर पर उन्हें सम्मान से, लेकिन मध्य प्रदेश के लेखक और देश भर के प्रगतिशील लेखक उन्हें कमांडर कहते थे, प्रोफेसर कमला प्रसाद जी, वो इस आयोजन के कर्ता धर्ता थे। उन्हीं के आमंत्रण पर नामवर जी रीवा आए थे। तो दूसरे दिन यह तय था कि नामवर जी का व्याख्यान केंद्रीय सभागार में होगा, पर कमला प्रसाद जी ने अचानक घोषणा की कि दूसरे दिन का व्याख्यान हिंदी विभाग में, के पास कोई स्वतंत्र सभागार नहीं था। एक अस्थाई तौर पर हिंदी विभाग एक बिल्डिंग में चलता था और वहां छोटे छोटे थे, लेकिन कमला प्रसाद जी ऐसे काम करने में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि वो चीजों को इस बहाने वो तरह तरह के प्रयोग करते रहते थे। तो वो हिंदी विभाग ले जाना चाहते थे नामवर जी को, और उन्होंने कहा कि हिंदी विभाग में व्याख्यान देंगे। और व्याख्यान का विषय भी उस दिन तक निर्धारित नहीं था। पहले दिन का विषय तो निर्धारित था, लेकिन दूसरे दिन का विषय निर्धारित नहीं था। दूसरे दिन, जैसा कि मैं एक कनिष्ठ कार्यकर्ता था और हिंदी विभाग का विद्यार्थी था, तो मुझे यह दायित्व सौंपा गया था कि मैं समय से पहले, यानी नामवर जी का व्याख्यान 12 बजे था, तो मुझे कहा गया था कि मैं 9 बजे पहुंच जाऊं और सारी व्यवस्थाएं देख लूं। हमारी जो ट्रेनिंग थी, हम जिस अभ्यास में थे, उसमें हमें तरह तरह के काम करने का अभ्यास था। हम झाड़ू लगाने से लेकर, बर्तन साफ करने से लेकर, दरी बिछाने, माला पहनाने, संचालन करने, रिपोर्टिंग करने, रिकॉर्डिंग करने, सारे काम एक साथ कर सकते थे। और ऐसा करने की ट्रेनिंग हमें दी गई थी, क्योंकि ऐसे ही अचानक हमें डाल दिया जाता था संकटों में और हमें वो काम करना पड़ता था। तो मैं 9 साढ़े 9 बजे पहुंच गया सभागार में अपने मित्रों के साथ, और हमने वो तैयारी की
और जब करीब 10:30 बजे प्रोफेसर कमला प्रसाद जी पहुंचे तो उन्होंने करीब 11 बजे मुझे बुलाया अपने कक्ष में और उन्होंने कहा कि आज के व्याख्यान का विषय निराला की कविता पर होगा और व्याख्यान के कार्यक्रम का संचालन तुम करोगे। यह मेरे लिए एक औचक परिस्थिति थी, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें तैयार किया गया था। हम इसके लिए कभी भी तैयार रहते थे कि ऐसी कोई भी घटना कभी भी हो सकती थी। मैंने कहा ठीक है। लगभग 40 मिनट के भीतर नामवर जी आ जाने वाले थे, 11:15 बजे, और 12 बजे आयोजन शुरू हो जाने वाला था और 12 बजे ठीक आयोजन शुरू हुआ और मैंने संचालन का वो उत्तरदायित्व निभाया और इस तरह से एक पहली बार औपचारिक तौर पर नामवर जी के साथ संबंधित होने का एक अवसर मेरे सामने उपस्थित हुआ और मैंने अपने तरीके से उसका निर्वहन करने की कोशिश की। 93 की ये पहली मुलाकात के बाद 96 में ये हमारी दूसरी मुलाकात देखा देखी से एक कदम आगे थी और जिसमें अगले दिन यानी दूसरे व्याख्यान के अगले दिन तक नामवर जी रीवा में थे और इस कारण से कुछ बातें भी उनसे करने का मौका मुझे मिला। नामवर जी को था और एक निजी गाड़ी में ये उत्तरदायित्व हमारे शिक्षक और प्रगतिशील कवि डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी को दिया गया था कि वो नामवर जी और काशीनाथ जी जो उस अवसर पर रीवा आए थे उन्हें लेकर इलाहाबाद पहुंचाकर लौटे। दिनेश जी ने अचानक ही अगले दिन कहा कि मैं अकेला कैसे लौटूंगा रात में, तो तुम मेरे साथ चलो। और इस तरह मैं नामवर जी, काशीनाथ जी और दिनेश जी के साथ अगले दिन यानी 1996 की किसी तारीख में मैं नामवर जी के साथ मैंने अपने जीवन की पहली यात्रा की। और ये लगभग उस जमाने में रीवा से इलाहाबाद जाने में हमें करीब 4 घंटे लगते थे और इस 4 घंटे के दरमियान नामवर जी को वहां पहुंचते ही मेरा ख्याल है कि 2 बजे के आसपास उन्हें इलाहाबाद संग्रहालय में एक व्याख्यान देना था और वो व्याख्यान आलोचना पर केंद्रित था जिसका शीर्षक हमें बाद में चलकर वहां पहुंचकर मालूम हुआ। उसका शीर्षक था आलोचना का पक्ष। हमने देखा कि नामवर जी से हमने इसरार किया, हमारे पास एक एम्बेसडर गाड़ी थी कि नामवर जी पीछे बैठ जाएं और नामवर जी, काशीनाथ जी और मैं आगे बैठ जाता हूं या मैं और दिनेश जी आगे बैठ जाएं और वो बुजुर्ग लोग दोनों हमारे अग्रज पीछे बैठ। नामवर जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम तीनों पीछे बैठो, मैं आगे बैठूंगा। हमें तत्काल थोड़ा सा ये समझने में वक्त लगा कि नामवर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब नामवर जी आगे बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी और अगले 4 घंटों तक गाड़ी चलती रही, सिर्फ एक जगह हम चाय पानी करने के लिए बीच में रुके, तो लगभग पूरे वक्त नामवर जी कोई किताब पढ़ते रहे और एक छोटी सी लगभग आधे फीट की जो साधारण नोटपैड होता है उस आकार का एक नोटपैड उनके हाथ में था जिसमें वो बीच बीच में कुछ लिखते रहे। ये बाद में समझ में आया कि असल में नामवर जी हम लोगों से कोई बात नहीं कर रहे थे, वो 2 बजे उनका जो व्याख्यान पहुंचते ही होने वाला था उस व्याख्यान की कोई मानसिक तैयारी वो गाड़ी में बैठकर कर रहे थे। तो मैंने देखा कि कैसे एक पका हुआ आदमी जो विचारों से बेहद गंभीर है और जिसने तमाम तरह की दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी हैं, जिसका अध्यापन का 40-50 वर्ष का अनुभव है, जिसने लगभग पूरी जिंदगी लोगों से बातचीत करते हुए तरह तरह के विषयों पर व्याख्यान देते हुए बिताई है और जिसके लिए कि साधारण तौर पर व्याख्यान 1 घंटे का व्याख्यान देना शायद कोई हाथ में रखी चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने बहुत सारे अध्यापकों को इस तरह व्याख्यान देते हुए देखा था। लेकिन मैंने देखा कि नामवर जी व्याख्यान देने से पहले बकायदा एक गंभीर विद्यार्थी की तरह नोट्स लेते रहे और इस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने काशीनाथ जी से, मुझसे या दिनेश जी से लगभग कोई बात नहीं की और हम तीनों ही आपस में कोई बात भी करते रहे। हाँ, बीच बीच में काशीनाथ जी जरूर उनसे कुछ पूछते थे या कोई बात करते थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि शायद सिर्फ ये बताने के लिए कि हम भी आपके साथ पीछे बैठे हुए हैं और
लेकिन उस बात का कोई बहुत लंबा असर नहीं होता था। नामवर जी हाँ हूं आधा वाक्य या एक वाक्य में जवाब देकर आगे बढ़ जाते थे। और हम जब पहुंचे इलाहाबाद तो हम सीधे इलाहाबाद संग्रहालय पहुंचे, जहां प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र के संयोजन में वो आयोजन होने वाला था। और मैंने देखा कि जैसा आकर्षण रीवा में मैंने देखा था, जैसा आकर्षण मैंने शिवपुरी में देखा था लोगों के मन में नामवर जी के प्रति, वैसा ही आकर्षण साहित्य और संस्कृति का एक जो रणक्षेत्र रहा है एक जमाने में इलाहाबाद, जहां बड़े बड़े दिग्गज और महारथी मौजूद थे, उस इलाहाबाद में भी नामवर जी को सुनने के लिए लोग उतनी ही दिलचस्पी ले रहे थे। और लगभग उस समय इलाहाबाद में मौजूद लगभग सारे प्रमुख लोग नामवर जी का व्याख्यान सुनने के लिए उस छोटे से सभागार में, जो इलाहाबाद संग्रहालय का सभागार था, उसमें मौजूद थे। मैं यदि भूलता नहीं हूं तो आलोचना का पक्ष शीर्षक से वो व्याख्यान था, जो बाद में मैंने निजी तौर पर उसकी, मेरे पास उस जमाने में एक छोटा सा फिलिप्स का इतने आकार का, जिसमें सिर्फ एक कैसेट आ जाती थी, और 90 मिनट का एक कैसेट मेरे पास था। मैंने उस कैसेट में नामवर जी के उस व्याख्यान की रिकॉर्डिंग की और बाद में वो लिप्यंतरित करके वो वसुधा में हमने प्रकाशित किया, आलोचना का पक्ष शीर्षक से ही। और बाद में ये व्याख्यान उनकी पुस्तक आलोचना और विचारधारा में संकलित हुआ। ये व्याख्यान सुनने के लिए उस जमाने में जो लोग इलाहाबाद में, लगभग सारे प्रमुख लोग थे। प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे, यदि मैं भूलता नहीं हूं तो संभवतः वही उस व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रोफेसर जी, दूधनाथ जी, सत्यप्रकाश जी तो उसका संयोजन ही कर रहे थे, राजेंद्र कुमार जी, अली अहमद फातमी साहब, हिंदी उर्दू के सभी लोग, युवा लोग और बुजुर्ग लोग, थिएटर के लोग, सभी इलाहाबाद संग्रहालय में उस व्याख्यान के दौरान उपस्थित थे। तो नामवर जी के प्रति जो एक आकर्षण था, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आकर्षण सिर्फ लाभ लोभ का आकर्षण नहीं था, जैसा कि व्याख्या आज करने की कोशिश की जा रही है। नामवर जी के बारे में बात करते हुए उन्हें सिर्फ एक नौकरी दिला सकने वाले प्रोफेसर के रूप में देखना एक निहायत ही भ्रामक और एक संकीर्ण दृष्टि से नामवर जी को देखना है। वो उनके व्यक्तित्व का एक पहलू हो सकता है छोटा सा, और उसके भीतर कुछ सत असत, काला सफेद हो तरह की बातें आप कर सकते हैं, लेकिन वो नामवर जी के व्यक्तित्व का एकमात्र पहलू नहीं था। वो नामवर जी के व्यक्तित्व के यदि 100 पहलू होंगे, जैसा कि 14 कलाएं कही गई हैं कृष्ण की, तो 14 कलाएं संपूर्ण कलाओं के स्वामी है विष्णु के अवतार कृष्ण। उस तरह यदि कोई संपूर्ण कला होती है व्यक्तित्व के भीतर, कोई संपूर्णता होती है, तो यदि 100 पहलू है नामवर जी के व्यक्तित्व के, तो वो संभवतः अकेला एक पहलू होगा। लेकिन जिस पहलू पर मैं जोर दे रहा हूं वह पहलू है विचार का संबंध। रामस्वरूप चतुर्वेदी से उनकी वैचारिक सहमति नहीं थी, प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे से भी उनकी वैचारिक, इसके बावजूद वो प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे का सम्मान करते थे और प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे उनका सम्मान करते थे। गोविंद चंद पांडे की अनुवादों की पुस्तक महिलाएं पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिखा था। तो एक विचार का संबंध अपने विचार परिवार के सदस्यों के साथ, जो उनके अनुगामी हैं, उस जिसे नामवर जी मानते थे, यानी प्रगतिशील मार्क्सवादी विचारों के लोग, और इससे इतर के लोगों के साथ भी जो संबंध था नामवर जी का, वो विचार संबंध रहा है नामवर जी का। मेरे साथी, युवा साथी विवेक मिश्र मुझे ठीक कर रहे हैं कि 16 कलाएं होती हैं अवतार की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 16 कलाएं हैं कृष्ण की और 14 कलाएं हैं राम की। एक संबंध, विचार संबंध था नामवर जी से लोगों का, और इसकी वजह से नामवर जी के प्रति लोगों के मन में आकर्षण था। नामवर जी ने उस व्याख्यान में, मुझे आज भी याद है, अज्ञे की लंबी कविता नाच का, पूरी कविता का पाठ किया था, और आलोचना के काम के बारे में बात करते हुए उन्होंने उस तनाव की व्याख्या की थी, जो तनाव नाच कविता में वो रस्सी पे, तार पर चलते हुए नट जो झेलता है और जैसे वो निकलता है, वैसे उस तनाव से व्याख्या, उस तनाव से जोड़कर उन्होंने आलोचना के काम की व्याख्या की थी।
नामवर जी के साथ ये दो मुलाकातें जो 1993 और 1996 में हुई थी, उसके बाद ही अगली मुलाकात का अवसर भी रीवा में ही मुझे मिला। और जब मेरे गुरु ताऊ और कमांडर हमारे प्रगतिशील अगुआ हमारे कमला प्रसाद जी के 60 वर्ष पूरे होने पर प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम सम्मान कमला प्रसाद में मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में नामवर जी रीवा पधारे। और इस अवसर पर नामवर जी ने 2 व्याख्यान, एक तो कमला प्रसाद जी पर एक वक्तव्य उन्होंने उस आयोजन के पहले दिन उद्घाटन के अवसर पर दिया, जिस अवसर पर जी का सम्मान हो रहा था, और दूसरा व्याख्यान उन्होंने अगले दिन दिया जिसका विषय था शताब्दी का अवसान, भारतीय लोकतंत्र और हिंदी आलोचना। 2 बातों से मुझे ये मुलाकात, मुझे याद है कि कोई निजी बातचीत हमारी इस अवसर पर नामवर जी के साथ नहीं हुई थी, नहीं हो पाई थी। 2 दिन हालांकि वो पूरे तौर पर रीवा में थे, लेकिन हम सब इतने व्यस्त थे और इतना भी किसी को भी बात करने या दम मारने की फुर्सत नहीं। एक चीज जो मैंने नामवर जी के व्यक्तित्व की उस दिन नोट की थी और जिसे मैं याद करता हूं आज, सम्मान कमला प्रसाद के अवसर पर मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर नामवर सिंह, और सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर धनंजय वर्मा। हम सब लोग जो मध्य प्रदेश से जिनका वास्ता है, वो सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि धनंजय वर्मा जी नामवर जी के प्रशंसक नहीं थे, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो नामवर जी के आलोचक थे। और वो नामवर जी की आलोचना उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अनेक बार मौखिक रूप से और लिख कर चुके थे। लेकिन ये कमला प्रसाद जी का व्यक्तित्व था जिसके कारण दोनों वहां उपस्थित थे। मुख्य अतिथि नामवर जी और अध्यक्षता कर रहे थे धनंजय वर्मा जी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब नामवर जी वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो हम सब इस बात से डरे हुए थे कि नामवर जी पहले बोलेंगे और धनंजय वर्मा जी बाद में बोलेंगे, तो पता नहीं नामवर जी के वक्तव्य पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और कैसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन नामवर जी ने बहुत संवेदनशील तरीके से अपने व्याख्यान में इस बात का कतई कोई जैसा और प्रभाव ही ना हो उनके ऊपर कि धनंजय जी अनेक साल आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने बहुत प्यार से धनंजय जी को धनंजय भाई कहकर संबोधित किया और अनेक व्याख्यान के दौरान उन्होंने अनेक बार धनंजय जी की तरफ देखा, धनंजय जी की का उल्लेख किया। एक चीज जो मुझे याद आती है वो ये कि नामवर जी कमला प्रसाद जी के बारे में बोल रहे थे और बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाई कमला प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व है, उस समय एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक संगठन में साथ काम करने वाले एक लेखक के तौर पर तो जानता हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा जानते हैं काशीनाथ जी। और काशीनाथ उसी वर्ष हंस में काशीनाथ जी का संस्मरण कमला प्रसाद जी पर प्रकाशित हुआ था, तीसरे भाई की खोज में प्राण प्यारे। तो नामवर जी ये कहना चाहते थे कि अब कमला प्रसाद जी के व्यक्तित्व पर इससे बेहतर शायद कुछ नहीं लिखा जा सकता। अब जो तरीका था नाम की साधारणतया, ये मैं मानता हूं कि काशीनाथ जी की इस निबंध की तरह अब शायद कमला प्रसाद जी पर कोई बात नहीं कोई निबंध नहीं लिखा जा सकता है। हां, कोई धनंजय जी जैसा, धनंजय भाई जैसा कोई गुणी कवि और आलोचक कोई लिखे तो शायद लिख सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो बहुत ही शील तरीके से आप चाहें तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि ये नामवर जी के व्यक्तित्व का ये पहलू था जिसमें अपने विरोधी को इस तरह अपने घेरे में लेना या उसे मात कर देने की रणनीति थी। लेकिन मैं उसे एक वक्त की नजाकत के हिसाब से और एक विचार परिवार, बृहत्तर विचार परिवार के एक दूसरे अपने सहचर और साथी के साथ जो एक संवेदनात्मक रिश्ता होता है, हो सकता है, उसकी तरह मैंने जिस बात को मैंने बाद में अनुभव किया कि नामवर जी हिंदी के सबसे बड़े संवादियों में से एक हैं। नामवर जी ने
हिंदी को एक संवादी भाषा के रूप में विकसित किया और अनेक तरह के विपक्षी समुदायों के बीच जाकर उन्होंने संवाद किया और अनेक तरह के विपक्षी विपरीत विचारों के लोगों के साथ विचारों के साथ उन्होंने निरंतर संवाद की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। नामवर जी की एक व्याख्यानकर्ता के रूप में, एक वाचिक आलोचक के रूप में, गंभीर और महत्वपूर्ण बातें करने वाले एक व्यक्ति के रूप में उनका महत्व शायद ही इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही नाजुक तरीके से, बहुत ही गंभीर तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से तरह तरह के विचारों के साथ संवाद करने की योग्यता रखते थे और सही समय पर सही तरह से उन चीजों के साथ संवाद करने के लिए एक नई मेथोडोलॉजी विकसित करते थे, एक नई प्रविधि विकसित करते थे। तो धनंजय जी के साथ उन्होंने जो रिश्ता उस दिन कायम किया, उससे मैंने देखा कि बृहत्तर विचार परिवार के बीच कैसे एक एका कायम किया जा सकता है और कैसे संवेदनशील तरीके से जो हमसे भी अपने साथ रखा जा सकता है। ये गुण मेरे गुरु हमारे कमांडर प्रोफेसर कमला प्रसाद जी में कूट कूट कर भरा था। विरुद्धों के बीच सामंजस्य रचने की एक अद्भुत क्षमता कमला प्रसाद जी में थी, लेकिन नामवर जी के व्यक्तित्व में भी मैंने उसको उस दिन वहां अगले दिन जो व्याख्यान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपको याद रखना चाहिए कि ये 29 मार्च 1996 की घटना है और जहां तक मुझे याद आता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर 1 या 2 दिन पहले ही संभवतः शपथ ली थी। मैं इस तथ्य को क्रॉस चेक नहीं कर पाया हूं, पर जहां तक मुझे याद आता है वो घटना हो चुकी थी। नामवर जी ने अपने व्याख्यान में जो व्याख्यान, जैसा मैंने कहा, शताब्दी का अवसान, भारतीय लोकतंत्र और हिंदी आलोचना विषय पर केंद्रित था, उस अपने व्याख्यान में बहुत ही गंभीरता के साथ और पूरी गहराई के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, और जिसे इंटीग्रिटी कहते हैं, एक आंतरिक संलग्नता, विचार के प्रति एक औपचारिक संलग्नता होती है और विचार के प्रति एक आंतरिक गहन संलग्नता होती है, जिसे मुक्तिबोध अपने शब्दों में नाभिनाल बद्ध कहते हैं। तो नामवर जी अब के विरुद्ध, फांसीवाद के विरुद्ध, भारत में आकार लेते हुए फांसीवाद के विरुद्ध से आंतरिक और निजी गहरी संलग्नता के साथ बोले उस दिन। मैं समझता हूं कि उससे वो पहले से बोलते चले आ रहे थे। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन हो चुका था, बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो चुका था, बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद भारत भर में दंगे हो चुके थे और कई जा चुके थे और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जितनी बड़ी खाई 15 अगस्त 1947 को भी नहीं बनी थी, खाई बाबरी देश में चुकी थी। एक शायद कभी समाप्त ना होने वाली दीवार हमने दोनों समुदायों के बीच कायम कर दी थी। यह दीवार जो रोज बढ़ती है, जिसकी मोटाई रोज बढ़ती है और जिसे गिरा पाना आज किसी संवेदनशील नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी, न सिर्फ भारत के भविष्य के लिए जरूरी है, परंतु उसे गिरा पाना बहुत कठिन होता जा रहा है दिनों दिन। नामवर जी ने बहुत गहरी इन संलग्नता के साथ उस दिन फासिज्म के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। दुख के साथ भारत के प्रगतिशीलों पर आत्मालोचन के लिए उन्हें उकसाया, उनको उद्वेलित किया, उनको आग्रह किया कि वो है, और बहुत ही गंभीर बातें नामवर जी ने कही, जिनको बाद में मैंने उनके अनेक जाना और समझा। वे सारे के सारे व्याख्यान और निबंध आगे चलकर नामवर जी की पुस्तक जमाने से दो हाथ में संकलित हुए। ये व्याख्यान भी नामवर जी का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो उन्होंने मार्च 1996 में दिया रीवा में, वो व्याख्यान भी उस पुस्तक जमाने से दो हाथ में संकलित है। तो भारतीय लेते हुए, ताकतवर होते हुए फासिज्म के बारे में
बहुत ही गंभीरता से उन्होंने विचार रखे। मैं समझता हूं कि नामवर जी के बारे में बात करते हुए इस बात को हमेशा गौर करना जरूरी है कि नामवर जी 1991-92 के बाद वही नामवर सिंह नहीं रह गए जो नामवर जी 1991-92 के पहले थे। मोटे तौर पर नामवर सिंह को हमें 3 हिस्सों में बांट कर देखना चाहिए। मैं निजी तौर पर देखता हूं तो मुझे 3 नामवर दिखाई देते हैं एक नामवर के भीतर। मैं उस धारणा को पूरी तरह मानता हूं जिस धारणा में व्यक्तियों को, विचारकों को और लेखकों को क्रमशः विकसनशील और निरंतर परिवर्तनशील होता हुआ माना जाता है। जब हम तुलसी पर विचार करते हैं तो हम एक ही तुलसीदास हुए रहे हैं पूरे जीवन, यदि ये मान लेंगे तो रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास और अपनी अंतिम वर्षों में विनय पत्रिका, कवितावली और हनुमान बाहु को लिखने वाले तुलसीदास में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हमें मानना ही होगा कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास के विचार भिन्न थे और उन विचारों में से बहुत सारे विचारों को विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली आते आते तक या तो तुलसी ने पूरी तरह छोड़ दिया या उनका फोकस बदल गया। उन्होंने उन बातों और उन विचारों पर जोर देना बंद कर दिया। उन्होंने नए तरीके से जीवन जगत को देखने का एक नजरिया अपनी कविता में विकसित किया। तो ये जो परिवर्तन किसी लेखक के भीतर आता है, जब आप निराला के बारे में बात करते हैं तो निराला भी कोई एक ही निराला नहीं रहते। जूही की कली से लेकर अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, जिसकी बहुत ही सटीक और मार्मिक व्याख्या नामवर जी करते थे, वो एक ही निराला नहीं है। एक ही निराला है पर उनके बीच अनेक चरणों में निराला अलग अलग है। उनको जीवन जगत को देखने का उनका नजरिया एक होने के बावजूद उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है और वो फोकस जो है अलग अलग जमानों का, भाषा में आया हुआ, भाषा के व्यवहार में आया हुआ जो अंतर है उसे देखना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह जैसे तुलसीदास एक नहीं है, जैसे निराला एक नहीं है, उसी तरह मैं समझता हूं कि नामवर जी भी एक नामवर सिंह नहीं है। तो मोटे तौर पर मुझे 3 नामवर सिंह दिखाई देते हैं उनकी पूरी आलोचना यात्रा में। 1950 में उनका पहला निबंध छपता है जब वो एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थी थे और यह निबंध आचार्य शुक्ल पर है, संभवतः मैं जितना याद कर पा रहा हूं अभी ठीक। उस निबंध से लेकर उनके अंतिम प्रकाशित निबंध 2008 का निबंध जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है पर लिखा हुआ है और आलोचना में प्रकाशित है, उस निबंध तक 58 वर्षों और उनके देहावसान से पहले तक के उनके विचार जो साक्षात्कारों, व्याख्यानों के माध्यम से हम तक आते हैं, जो मोटे मोटे तौर पर लगभग 68 साल बैठता है उनका आलोचनात्मक जीवन, एक साहित्यकार के रूप में उनका जीवन। ये जो 68 साल हैं, इन 68 सालों में मोटे तौर पर मुझे नामवर जी के भीतर पहला वाती नामवर हैं और जहां से अपना व्यक्तित्व ग्रहण करते हैं, जिसे 1955 में प्रकाशित उनकी 2 पुस्तकों इतिहास और आलोचना और छायावाद के प्रकाशन से आप नामवर सिंह को एक स्वतंत्र आलोचक और विचारक के तौर पर आप उभरता हुआ देखते हैं। तो छायावाद और इतिहास और आलोचना के निबंधों को लिखने वाले नामवर से शुरू करके और फिर कविता के नए प्रतिमान लिखने तक, इस बीच जो कुछ उन्होंने लिखा, यानी मोटे तौर पर एक ऐसा जमाना और नई कहानी है। इस नई कविता और नई कहानी के केंद्र से साहित्य की आलोचना करने वाले, प्रगतिशील साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करने वाले नामवर सिंह एक नामवर हैं। यानी छायावाद के लेखक, इतिहास और आलोचना के लेखक, कहानी नई कहानी के लेखक, कविता के नए प्रतिमान के लेखक और ज्ञानोदय जैसी निबंध श्रृंखलाएं लिखने वाले लेखक नामवर सिंह एक नामवर सिंह है। अक्सर ऐसा होता है बारे में विचार करते हुए, जो कविता के नए बाद उनके खुद के विचारों में आया हुआ जो डिपार्चर है या परिवर्तन है, उसको हम ध्यान में नहीं रखते। दूसरे नामवर की शुरुआत होती है प्रगतिशील लेखक संघ के या प्रगतिशील आंदोलन के पुनर्गठन के बाद। बांदा और गया के 73 और 75 के अधिवेशनों के बाद
और 1976 में सतना मध्य प्रदेश में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले औपचारिक सम्मेलन के बाद प्रगतिशील लेखक संघ के और फिर बाद में चलकर जनवादी लेखक संघ के संगठन के रूप में कायम होने के इन वर्षों में, यानी मोटे तौर पर 73 से लेकर और 1991 तक का जो ये समय है प्रगतिशील आंदोलन का पुनर्गठन का समय, ये वो समय है जहां दूसरे नामवर आकार लेते हैं। और ये दूसरे नामवर वे नामवर सिंह हैं जिसका केंद्रीय विचार या जिसकी केंद्रीय पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज है। इसलिए दूसरी परंपरा की खोज लिखने वाले नामवर सिंह के पीछे यह ठीक है कि वह पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहाने विचार करती है, विमर्श करती है, बहस करती है। वो पुस्तक एक बहस की आलोचना की प्रविधि विवाद मूलक है, वाद विवाद और संवाद की प्रविधि में लिखी गई है और बहस करते हुए आकार लेती है। इस प्रविधि, इस जगह पर वो अपने पूर्ववर्ती आलोचक मुक्तिबोध के बहुत करीब हैं, क्योंकि मुक्तिबोध की समूची आलोचना भी बहस करते हुए विकसित होती है। तो ये जो दूसरा दौर है नामवर सिंह की आलोचना का, विचारक नामवर का, उसके केंद्र में है दूसरी परंपरा। लेकिन इस दूसरी परंपरा की डिस्कवरी, इस दूसरी परंपरा की खोज का केंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी बहाना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वो जगह है जहां खड़े होकर नामवर जी ने वो बात कही है, परंतु असल में वो दूसरी परंपरा की खोज के केंद्र में है प्रगतिशील लेखक संघ के वे बड़े लेखक जो नई कविता के जमाने में अनदेखे रह गए थे। और वे लेखक हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिशील आंदोलन का पुनर्गठन इन लेखकों को केंद्र में लेकर आता है और अज्ञेय के समानांतर इन लेखकों की स्थापना करता है प्रगतिशील लेखक संघ। तो जो एक ग्राममुखी, गवईमुखी, लोकमुखी जो प्रगतिशीलता का एक चेहरा है, प्रगतिशीलता का एक चेहरा मुक्तिबोध और शमशेर जैसे रचनाकारों से बनता है, लेकिन प्रगतिशीलता का एक चेहरा नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन की कविता से। दूसरी परंपरा की खोज के केंद्र में ये लेखक हैं हमारे, यानी नागार्जुन, त्रिलोचन जैसे लेखक हैं। ये अकारण नहीं है कि उसी समय जब दूसरी परंपरा की खोज लिखने के बाद नामवर जी अपनी पुस्तक कविता के नए प्रतिमान पर पुनर्विचार करते हैं और दूधनाथ सिंह के संयोजन में संभवतः 1991-92 में वो 2 व्याख्यान देते हैं इलाहाबाद में, नई कविता पर पुनर्विचार शीर्षक से, जिसमें वो अपने ही विचारों को के बारे में कहते हैं कि ये सारे के सारे मेरे विचार युद्ध की छाया के विचार हैं। और कविता के नए प्रतिमान नाम की अपनी पुस्तक को वो एक तरह से अपने विचारों की दृष्टि से पीछे धकेल देते हैं या उससे खुद को अलग करने की एक कोशिश 92 में। तो ये वही समय है त्रिलोचन पर लंबे लंबे लेख लिखते हैं नामवर जी, और इस तरह दूसरी परंपरा का एक संपूर्ण चेहरा जो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक से एक हद तक बनता है, पर विस्तार होता है और जिसकी व्याख्या होती है नागार्जुन और त्रिलोचन पर लिखे गए उनके व्याख्यानों के माध्यम से या उस लेख के माध्यम से जो उनकी पुस्तक कविता की जमीन और जमीन की कविता में संकलित है, और जो आलोचना की एक संपादकी के रूप में उन्होंने कविता की संस्कृत कविता की लोकधर्मी परंपरा पर विस्तार। कमलेश त्रिपाठी और राधा वल्लभ त्रिपाठी के प्रयत्नों से संस्कृत में दूसरी परंपरा की या लोकधर्मी परंपरा की खोज का जो सिलसिला उस जमाने में की खोज उसको एड्रेस करते हुए, उससे संवाद करते हुए नामवर जी ने जो कुछ उस बंद में लिखा, इससे दूसरी परंपरा का एक समग्र चेहरा हमारे सामने। नामवर जी हैं जो पूर्व अपने अग्रज विचारक कवि मुक्तिबोध के सबसे अधिक करीब थे, यानी कविता के नए प्रतिमान लिखने तक सबसे ज्यादा वैचारिक तौर पर जिसके नजदीक हैं विचारक के मुक्तिबोध हैं। लेकिन ये जो दूसरे दौर के नामवर हैं, ये मुक्तिबोध से यात्रा करते हुए
रामविलास शर्मा के ज्यादा नजदीक आते हैं। मुझे ये बात हमेशा बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि प्रगतिशील लेखक संघ और प्रगतिशील आंदोलन के पुनर्गठन के बाद जो कुछ भी कहा है नामवर जी ने, जो कुछ भी लिखा है नामवर जी ने, वो 1991-92 तक की मैं बात कर रहा हूं, उसमें हमारे दोनों बड़े आलोचक कुछ एक पहलुओं को छोड़कर लगभग एकमत हैं और वो बहुत सारी बातों में एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से भिन्न मत भी रखते हैं तो एक दूसरे के मत का बहुत अधिक सम्मान करते हुए करते हैं। केवल जलती मशाल जैसा निबंध रामविलास जी पर लिखने वाले नामवर सिंह, या हिंदी के हित का दान वह अभिमान वह भाषण देने वाले नामवर जी इसी दूसरे दौर के नामवर सिंह हैं जो अपने पूर्ववर्ती विचारकों में, अपने अग्रज विचारकों में रामविलास शर्मा के बहुत अधिक नजदीक हैं। ये वही दौर है जब आलोचना से बाहर निकलकर की विपरीत परिस्थितियों में एक शिक्षक के तौर पर, एक विचारक के तौर पर, एक कार्यकर्ता की तरह हिंदी क्षेत्र भर में घूमते हैं। वे कस्बों कस्बों में जाते हैं, साहित्यिक और गैर साहित्यिक विषयों पर लोगों से बात करते हैं। यद्यपि कि वो शिक्षित लोगों से बातचीत करते हैं, पढ़े लिखे लोगों से ही वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों से बात करना कितना जरूरी था और आज भी कितना जरूरी है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि हिंदी क्षेत्र का ताकतवर दक्षिणपंथी चेहरा जो आज हम देख रहे हैं, हिंदी क्षेत्र का घनघोर संप्रदायवादी फांसीवादी चेहरा जो आज हम में गंवई अनपढ़ और निरक्षर जनता का से नहीं आकार लेता है, यह हिंदी क्षेत्र के कुपड़ शिक्षितों से आकार लेता है। हिंदी क्षेत्र में फांसीवाद इसलिए ताकतवर हो सका है क्योंकि शिक्षित लोग, डिग्रीधारी लोग सुपड़ होने की बजाय कुपड़ हुए हैं और उन्होंने परंपरा, संस्कृति, धर्म, आधुनिकता, ज्ञान विज्ञान, हर चीज की एक बहुत ही अनर्गल, अतार्किक, अतिरेकी व्याख्या पेश की है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों, शिक्षित लोगों के पास जाना जरूरी है और पढ़े लिखे लोगों से बात करना जरूरी है और पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाकर धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, साम्यवादी, प्रगतिशील और जनवादी विचारों को पहुंचाना जरूरी है और उनके दिमागों में छाए हुए वैचारिक जालों को साफ करना जरूरी है। इस बात की जरूरत को नामवर जी बहुत गंभीरता से, आंदोलन इस बात को बहुत गंभीरता से समझता था। शायद इसीलिए नामवर जी ने अपने लिखने को ताक पर रखकर, हालांकि मैं इस बात को निजी तौर पर नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि अनेक कारणों से नामवर जी ने, क्योंकि नाम अत्यधिक सक्रिय हैं, बहुत अधिक व्यस्त हैं। नामवर जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग बना रहे हैं जिसने हिंदी अकादमिकता के क्षेत्र में एक नवाचार स्थापित किया है। वे नए पाठ्यक्रम बना रहे हैं, वे नए तरह की पुस्तकें पाठ्यक्रमों में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नए तरह के वैचारिक पहलुओं का निर्माण कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भीतर और उसके बाहर। बहुत तरह के ताकतवर काम कर रहे हैं, वो साहित्य अकादमी में काम कर रहे हैं, वो पुरस्कार समितियों में काम कर रहे हैं। और जब आदमी बहुत अधिक सक्रिय होता है, बहुत अधिक काम करता है, तो काम करने वाले से चूकें और गलतियां हो सकती हैं। जब आप काम करते हैं हो सकता है कि उस वक्त आप किसी बात को सही समझे, लेकिन आगे चलकर वो बात सही साबित ना हो और समय की कसौटी पर वो बात गलत हो जाए। इसे हमें ठीक कर सकते हैं, हम इसके लिए माफी मांग सकते हैं, जैसा कि नामवर जी ने खुद अपने पहले दौर में लिखी गई मान से खुद को एक हद तक अलग किया और उन्होंने कहा कि यह शीत युद्ध युगीन लिखी गई ये पुस्तक थी जिसमें ये कमियां रह गई हैं और उन्होंने ठीक करने की कोशिश भी की। वो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन जो कविता के नए प्रतिमान के बाहर छूट गए थे, वो उनको केंद्र में लाते हैं नामवर जी और उन पर लंबे लंबे निबंध लिखते हैं और बहुत सारा इस तरह का। लेकिन एक शिक्षक कार्यकर्ता की तरह रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को अपनी पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में जनता का शिक्षक कहा है। मैं समझता हूं और मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ठीक उसी अर्थ में
जी ने 75 के बाद से लेकर अपने जीवन के आखिरी गांव गांव में पहुंचकर गोदरगामा नाम का एक छोटा सा गांव है बेगूसराय जिले में, जहां के हमारे प्रगतिशील साथी राजेंद्र राजन रहते हैं और वो बहुत सारे आयोजन वहां करते हैं। वहां एक पुस्तकालय चलाते हैं और उस पुस्तकालय में गतिविधि नामवर जी उस गांव में अनेक बार गए हैं और अनेक अवसरों पर उन्होंने हबीब तनवीर की और विश्वनाथ त्रिपाठी जी की और असगर अली इंजीनियर की और तुलसीराम जी की उपस्थिति में उन्होंने व्याख्यान दिए। तो गांव गांव गए हैं नामवर जी लोगों से बातचीत करने के लिए और लोगों को दक्षिणपंथी फांसीवादी विचारों की, संप्रदायवादी विचारों के जाले से मुक्त करने के। इसे बहुत बड़ा अवदान है उनका। खगेन ठाकुर जिन्होंने उनके व्याख्यानों की पहली पुस्तक संपादित की, ठाकुर जो स्वयं प्रगतिशील लेखक संघ के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक, आलोचक और अगुआ कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि नामवर जी का भाषण कराना एक वैचारिक मोर्चा खोलना होता है। यानी आप कोई वैचारिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप विपक्षियों को ललकारना चाहते हैं और उनसे वैचारिक लड़ाई लड़ने के मूड में है, तो आप नामवर जी का एक व्याख्यान करा दीजिए। इस आशय की एक टिप्पणी उन्होंने उस पुस्तक की भूमिका में की है। कस्बों में, गांव में, छोटी छोटी जगहों पर उनके व्याख्यान हुए हैं। वो सब वहां एक वैचारिक मोर्चा खोला है प्रगतिशील जनों ने, संप्रदायवादी लोगों से, पुनरुत्थानवादी, सामंतवादी, प्रतिक्रियावादी, कुलीन तंत्र के लोगों से, पूंजीवाद के बीभत्स और भयानक रूपों का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ यदि आप एक वैचारिक मोर्चा खोलना चाहते हैं तो नामवर सिंह या ऐसे किसी भी आलोचक विचारक का आपको व्याख्यान कराना हैं आप, ऐसा खगेन जी कहते हैं। तो ये जो दूसरे नामवर हैं जो बहुत तरह के काम कर रहे हैं पर जिसके केंद्र में है दूसरी परंपरा का विचार, यानी लोक धर्मी परंपरा का विचार, यानी जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की से ज्यादा उसके केंद्र में है नागार्जुन और त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल जैसे लेखक हमारे, हरिशंकर परसाई जैसे लेखक हमारे, जिन्होंने गद्य में एक तरह से वही सब कुछ करने की कोशिश की, एक संवादी गद्य लिखने की कोशिश की, जिस संवादी गद्य की जरूरत हमेशा नवजागरण के लिए होती है, क्योंकि नवजागरण हमेशा भाषण के माध्यम से, विचार के माध्यम से निबंध लिखकर किया जाता है और इसलिए निबंध को अनेक बार रेनेसा की विधा कहा जाता है, नवजागरण की विधा। वो जो नवजागरण, अधूरा हिंदी क्षेत्र का नवजागरण है, जिसे पूरा कर रहे थे हरिशंकर परसाई जैसे लेखक, और ये उस तो दूसरी परंपरा के लेखक नामवर सिंह, जिन्होंने गांव गांव जाकर ये नवजागरण का, प्रगतिशील नवजागरण का काम किया, ये दूसरे दौर के आलोचक हैं जिन्होंने बहुत तरह के मोर्चे खोले विचार के क्षेत्र में और बहुत तरह के विपक्षी विचारों के साथ और लोगों के साथ गहरा संवाद कायम किया। ये वही दौर है जब भारत भवन में श्री अशोक वाजपेयी जी, जो स्वयं हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि, लेखक और एक सक्रिय हिंदी के कार्यकर्ता हैं, वो भारत भवन में वे नामवर जी को बुलाते थे और नामवर जी जाते थे और इस तरह एक वैचारिक संवाद की प्रक्रिया वहां भी संपन्न होती थी। एक संवादी भारत आकार लेता था इन जगहों से और ये दूसरे दौर के नामवर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि 1991-92 के बाद ये जो नामवर का एक नया चेहरा प्रकट होता है और नामवर नए नामवर हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि कविता के नए प्रतिमान पर उन्होंने पुनर्विचार किया 1991 के बाद। उन्होंने दूसरी परंपरा की खोज में रखकर नागार्जुन को केंद्र में रखने की कोशिश की। ये सारे के सारे पुनर्विचार वे करते हैं 1991 के बाद। लेकिन जो सबसे महत्व कि 1991 के बाद की जो वैश्विक परिस्थितियां और 1991 के बाद की जो ठेठ भारतीय परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में नामवर जी का फोकस बदलता है। आप 1955 से 1975 तक नामवर जी को पढ़ें तो नामवर जी का जो फोकस है वो दूसरा है। नामवर जी का फोकस कलावाद है, पूंजीवाद की प्रच्छन्न वैचारिकी से उत्पन्न तरह तरह के साहित्य आंदोलन है, वो उसके केंद्र में है। दूसरे दौर में उनके केंद्र में है लोक धर्मी साहित्य, जिसका केंद्र बनता है नागार्जुन और परसाई जैसे लेखकों से।
लेकिन तीसरे दौर में नामवर जी का फोकस ज्यादा वैचारिक है और नामवर जी सबसे अधिक ताकतवर ढंग से दो चीजों पर के खिलाफ लगातार एक कार्यकर्ता की तरह बात करते हैं और ये दो पहलू हैं, संप्रदायवादी फांसीवाद, पुनरुत्थानवादी कट्टरपंथी संप्रदायवादी फांसीवाद के साथ निरंतर मुकाबला, और दूसरा नए जमाने का पूंजी जो जिसे मोटे तौर पर ऊपरी तौर पर भूमंडलीकरण कहा जाता है, पर जो है वस्तुतः नए युग का पूंजीवाद, यानी नव पूंजीवाद, नव साम्राज्यवाद। यदि आप नामवर जी के 1991 के बाद के विचारों को पढ़ें, आप उनके साक्षात्कारों को पढ़ें, आप उनके व्याख्यानों को पढ़ें, तो आप देखें नहीं है जो शीत युद्ध के जमाने में था, यानी जब वो नई कविता और नई कहानी पर विचार कर रहे थे तो जो फोकस था दूसरी परंपरा पर, जब वो विचार कर रहे थे तब जो फोकस था, अब वो फोकस नहीं है, फोकस बिल्कुल भिन्न है। ये वो दौर है जब नया पूंजीवाद आ रहा है, नया फांसीवाद आ रहा है और हिंदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ है और उस विस्तार के परिणाम स्वरूप बहुत सारे विमर्श हिंदी में आकार ले रहे हैं। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श तो नहीं, ठीक ठीक, लेकिन ये दो घराने बड़े ताकतवर होकर हिंदी में उभरे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लेखक पुराणों के भीतर, इन सब के साथ संवाद करते हुए नामवर जी जितनी ताकत के साथ फांसीवाद पर हमला करते हैं, उस फांसीवाद पर हमला करने के लिए वो शीत युद्ध के जमाने के जो बुर्जुआ लोकतांत्रिक है उस जमाने के विचारकों को भी अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे मौकों पर इसलिए हम देखते हैं कि वो अज्ञेय जैसे विचारकों को भी, जो तमाम वैचारिक असहमतियां अज्ञेय से हो सकती हैं, पर यह नहीं कह सकता कोई भी कि अज्ञेय धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे या लोकतांत्रिक नहीं थे। इसलिए अज्ञेय के प्रति उनका नजरिया बदलता है और जिस नजरिए को बदलते हुए हम उन देखते हैं। तो ये जो नए नामवर हैं, तीसरे दौर के नामवर, यानी संप्रदायवादी फांसीवाद के आने के, इस नाम अलग से विचार करना, अलग से गौर करना मेरी दृष्टि से बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें नामवर जी के बारे में कही जा सकती हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं मेरे पास जो मैं नामवर जी के बारे में आपसे बांट सकता हूं। बहुत सारी मेरी निजी तौर पर उनसे असहमतियां रही हैं, जिन्हें मैंने एक कनिष्ठ विद्यार्थी की तरह और उनके परिवार के विचार परिवार के एक सदस्य की तरह, उन सब बातों पर भी आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। पर मैं उनके एक निबंध को आपके सामने, उसके कुछ हिस्से पढ़कर खत्म करना चाहता हूं इस बातचीत को, कि कैसे ये तीसरे चरण के नामवर सिंह के फोकस, जो फांसीवाद और नए पूंजीवाद के विरुद्ध उनका जो फोकस है, उसमें कितनी आग है, कितनी ताकत है और कितनी वैचारिक ऊर्जा है और कितनी निर्भ्रांतता है उनके विचारों में, इस बात को कहने के लिए, इस बात को समझाने के लिए। नामवर जी की पुस्तक जमाने से दो दो हाथ में उनके ऐसे निबंध, लिखित निबंध, वैचारिक आलेख और वाचिक टिप्पणियां और हैं जिसमें वो 1991 के बाद की परिस्थितियों में अपने विचार रखते हैं। इसमें फांसीवाद पर, लोकतंत्र और फांसीवाद पर, फांसीवाद के विरुद्ध जो विचारक हमारे काम आ सकते हैं, हमारे राष्ट्रवाद पर, लोकतंत्र पर, नए जमाने के पूंजीवाद पर, बहुसंस्कृतिवाद पर, शिक्षा के सवाल पर, हिंदी उर्दू के बहुत सारे ऐसे सवाल जो मूलतः राजनैतिक, सामाजिक और वैचारिक सवाल है, उन पर उनके व्याख्यान और निबंध हैं। इस पुस्तक में सभी व्याख्यानों में वो आग आप देख सकते हैं जो नामवर जी के भीतर थी आखिरी दिनों तक, और जिससे ठीक है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, हम बहुत आलोचना कर चुके हैं नामवर जी की इन सब मुद्दों के लिए। नामवर जी ने दक्षिणपंथी लोगों के साथ मंच साझा किए और उन पर उनसे बातचीत की और सार्वजनिक तौर पर एक साथ दिखना ही अपने आप में जैसे हमें
आपत्तिजनक लगता रहा है। किसी फासिस्ट संगठन के किसी कार्यकर्ता के साथ मंच में हिस्सेदारी करना अपने आप में हमें आपत्तिजनक लगता है और हम कभी भी इस तरह की बातों का समर्थन नहीं कर सकते और इसके लिए नामवर जी की जबरदस्त आलोचना हुई है और ऐसी आलोचना करने का हक है लोगों को। जीवन के अंतिम वर्षों में ऐसे कुछ अवसर नामवर जी ने हम सबको, जो करते रहे हैं नामवर जी से, लोग जो सीखते रहे हैं नामवर जी से, जो नामवर जी के एकलव्य रहे हैं मेरी तरह, उन लोगों को भी नामवर जी से इस तरह की नामवर जी की इस तरह के व्यवहार से कई बार दुख और आपत्ति और क्षोभ होता रहा है। लेकिन इसके बावजूद कि उन्होंने कुछ दक्षिणपंथी फासिस्ट लोगों के साथ मंच बांटा, फांसीवाद के विरुद्ध और भारत में आकार लेते हुए फांसीवाद और उस फांसीवाद को लाने वाले प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों के बारे में नामवर जी की राय क्या है और नामवर जी जब वो बातें कहते हैं तो उसके भीतर कितनी आग मौजूद है, इस बात को कहने के लिए मैं उनके सिर्फ एक निबंध के कुछ टुकड़े आपके सामने बांटना चाहता हूं। ये निबंध जो उनका लिखित निबंध है और जो आलोचना पत्रिका पुनर्नवा आलोचना के सहस्त्राब्दी आलोचना जो राजकमल प्रकाशन समूह की पत्रिका है, जो नए सिरे से शुरू हुई 2001-2 में, तो उसका पहला अंक फांसीवाद पर केंद्रित किया नामवर जी ने। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक संपादक के रूप में नामवर जी ने नई आलोचना का पहला अंक फांसीवाद पर केंद्रित किया और पुनर्नवता शीर्षक से एक संपादकीय लिखा जिसमें उन्होंने आलोचना की पुनर्नवता के बारे में, आलोचना पत्रिका की पुनर्नवता के बारे में लिखा। उसी निबंध को जो संपादकीय के तौर पर लिखा गया था, उससे हमने फांसीवाद का नया सौंदर्य शास्त्र शीर्षक से उनकी पुस्तक जमाने से दो दो हाथ में संकलित किया। इसमें जो आग है वो देखिए आप। मैं पढ़ रहा हूं उद्धरण, घटनाओं दुर्घटनाओं को याद करें तो यह एक युग ही नहीं बल्कि कई युगों का युग है। सहस्त्राब्दी का यह अंतिम दशक दरअसल एक युगांतर है। दशक का आरंभ ही अनेक विध्वंस लीलाओं से हुआ। सबसे पहले सोवियत समाजवाद का विध्वंस, फिर अपने ही घर में 500 साल पुरानी तथाकथित बाबरी मस्जिद का विध्वंस और उसी के साथ सेकुलर संस्कृति की समूची परंपरा की कार सेवा इन्वर्टेड में है। आकस्मिक नहीं कि उसी समय नेहरू युगीन विकास की राष्ट्रीय परियोजना भी त्याज्य हो गई और भारतीय अर्थतंत्र साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के चक्र में जा फंसा। साथ साथ राजनीति भी बदली और हिंदू फांसीवाद की जो ताकतें अभी तक हाशिए पर थीं, सत्ता के केंद्र पर काबिज हो गईं। फिर तो अर्थतंत्र, राजतंत्र और समाजतंत्र के ढांचे में ऐसी तोड़फोड़ शुरू हुई कि देश की सीधी सादी क्षेत्रीय एकता को बचा रखना भी मुश्किल मालूम होता है। गरज यह है कि पूरा दशक एक ऐसे संकट का दौर है जो देश के समकालीन इतिहास में अभूतपूर्व है, साथ सर्वग्रासी और बहुत गहरा भी। यह पैराग्राफ बहुत परिचयात्मक किस्म का है, लेकिन आगे चलकर इस निबंध में वो जो तेजस्विता है वो बढ़ती जाती है। कहना ना होगा वर्तमान संकट के केंद्र में यह तथाकथित धर्म ही है जिसका सही नाम परिवार का हिंदुत्व है। एकमात्र लक्ष्य है हिंदू राज और हिंदू पादशाही की स्थापना। इस दिशा में किए गए सारे प्रयास ही वर्तमान संकट की जड़ है। इस संकट के इतिहास पर एक नजर डालें तो इसका शुरुआत आजादी की लड़ाई के दौरान ही हो गया था और फिर वो नामवर जी बहुत विस्तार से इसकी पूरी ऐतिहासिक व्याख्या करते हैं और बहुत ही ताकतवर ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में ये जो हिंदुत्ववादी फांसीवाद का जो एजेंडा है, उसमें जो काम हो रहा है उसके बारे में, संस्कृति के क्षेत्र में ये जो हिंदुत्ववादी फांसीवाद है, ये जो कार्यवाहियां कर रहा है, उसके बारे में वो बहुत ही गंभीरता से बात करते हैं। आप देखिए कि नामवर जी की भाषा में कितना आक्रोश मौजूद है जब वो कहते हैं कि ये जो संपूर्ण संस्कृति आकार ले रही है, ये असल में क्रूरता की संस्कृति है और क्रूरता की संस्कृति को व्याख्यायित करने के लिए वो कुमार अंबुज की कविता
एक उदाहरण भी लिखते हैं और वो बताते हैं कि ये क्रूरता कैसे सबसे ज्यादा अपने आप को सुसभ्य और सुसंस्कृत कहने वाले लोगों की नजर से ओझल है, जबकि वो समाज में बहुत ताकतवर ढंग से आकार ले रही है और ये क्रूरता धीरे धीरे समाज की संस्कृति का अंग बनती जा रही है। नामवर जी लिखते हैं, क्रूरता की संस्कृति का अमोघ अस्त्र है भव्य प्रदर्शन। इस वाक्य पर गौर करना जरूरी है। क्रूरता की संस्कृति का एक अमोघ अस्त्र है भव्य प्रदर्शन। समय समय पर यहां होने वाले सांप्रदायिक दंगे इसी बाबरी मस्जिद का विध्वंस इस दौर का सबसे भव्य प्रदर्शन था, संभवतः पहला। कारगिल युद्ध का भव्य प्रदर्शन ताजा मिसाल है, जिसमें शहीदों की शव यात्रा भी शोक से अधिक प्रदर्शन की वस्तु बन गई है। दरअसल यह सब फांसीवाद का नया सौंदर्य शास्त्र है। शानदार सैनिक परेड, शाखा मृग रैली, लहराते भगवा झंडों का विशाल समुद्र सदृश जुलूस आदि की आतंकवादी छवियां इसी सौंदर्य शास्त्र के सृजनात्मक रूप हैं। कहना न होगा कि इस सब की परिणति युद्ध है और पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट तो निश्चय ही शक्ति प्रदर्शन की पराकाष्ठा है। उस जोखिम भरे स्थल पर शक्तिपीठ स्थापित करने की परिकल्पना उसी प्रदर्शन प्रिय मानसिकता की अभिव्यक्ति है। ये वो तीसरे दौर के नामवर सिंह हैं जो इस निबंध में और इस जैसे अनेक निबंधों और भाषणों में लगातार अपनी वैचारिकी के केंद्र में फांसीवाद विरोध को रखते हैं और हिंदी क्षेत्र का पढ़ा लिखा शिक्षित मध्य वर्ग संस्कृति का शिकार हो रहा था, उसके विरुद्ध जैसे कि एक आलोचक, एक विचारक अपनी पूरी ताकत लगाकर, पूरा बल लगाकर उसे दिमागों में जाने से रोक रहा था। नागपुर से जो विचारों का समंदर लहराता हुआ पूरे भारत भर में भ्रमण कर रहा है, भारत भर में जिसकी लहरें, नागपुर से उठने वाली समुद्र की लहरें जैसे पूरे भारत को घेर रही थीं, नामवर सिंह और उनके साथी विचारक और आलोचक जैसे कि इन समुद्री एक काम कर रहे थे। तो ये जो बड़ा काम था, जो बड़ा कारनामा था, वो नामवर जी ने 90 के दशक में, आखिरी दशक में 20वीं शताब्दी के और 21वीं शताब्दी के पहले दशक में, जब तक कि वो उनके भीतर शक्ति थी और वो लोगों तक जा सकते थे, लोगों से बात कर सकते थे, वो सभी जगहों पर जाते रहे, लोगों से बातें करते रहे और बहुत ही प्रखर ढंग से थोड़े मोड़े वैचारिक विचलनों को छोड़ दें यदि आप, तो बहुत वो फांसीवाद, इस नए फांसीवाद के विरुद्ध, नए फांसीवाद की संस्कृति के विरुद्ध और नए फांसीवाद के इस सौंदर्य शास्त्र के विरुद्ध बोलते रहे। ये कितना अजीब है कि आज खुद को बहुत अधिक लोकतांत्रिक या लोकतंत्र का समर्थक कहने वाले, लोकतांत्रिकता का समर्थक कहने वाले लोग नामवर सिंह जैसे फांसीवाद पर हमला करने वाले विचारकों पर, जो फांसीवाद के बड़े विचारक हैं, जो मौजूदा समय में कार्य कर रहे हैं और जो पहले हो चुके हैं, उन पर चुप्पी साधे हुए हैं, उन पर नहीं बोलते। ऐसा लगता है कि जैसे प्रगतिशीलों की, समाजवादियों की, धर्मनिरपेक्षों की, लोकतंत्र के समर्थक लोगों की मूर्तियां तोड़ना और उनके विचारों से लड़ना जैसे लगता है कि ज्यादा जरूरी है वनस्पति इसके कि समाज के कट्टरतावादी, कट्टरपंथी, सामंतवादी, प्रतिक्रियावादी, कुलीन तबकों के साथ, जिनकी पीठ पर चढ़कर फांसीवाद ने आकार लिया है, उसके साथ लड़ना, नए पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ और उनके विचारकों के खिलाफ, उसकी संस्कृति के खिलाफ लड़ने से ज्यादा जरूरी लग रहा है लोगों को नामवर सिंह जैसे विचारकों, नामवर सिंह जैसे आलोचकों, रामविलास शर्मा जैसे विचारकों और रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों से लड़ना। साथियों, खासतौर पर युवा लोगों को इस पर विचार करना होगा कि आज ये जो जिस रणनीति से ये सब हो रहा है, नेहरू युगीन विचारधारा पर, समाजवाद पर, धर्मनिरपेक्षता पर, लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिकता के समर्थकों और आजीवन भर एक कार्यकर्ता की तरह
कार्य करने वाले लोगों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उनको सही परिप्रेक्ष्य में देखने, उनको सही रणनीति से देखने की जरूरत है। दुनिया में ऐसा कोई विचारक, लेखक, कवि, बुद्धिजीवी नहीं होता जो अपने समय में रहते हुए अंतर्विरोधों से पूरी तरह मुक्त हो। कोई कवि, कोई लेखक, कोई विचारक निर्वात में आकार नहीं लेता। दुनिया के बड़ा से बड़ा कवि, दुनिया का बड़ा से बड़ा लेखक निर्वात में आकार नहीं लेता। वो अपने समय में, अपने समाज में, अपनी दी हुई परिस्थितियों में, जिसे भगवत रावत दी हुई दुनिया कहते हैं, उन परिस्थितियों में काम करता है। और काम करते हुए बहुत सारे वैचारिक अंतर्विरोधों का पैदा हो जाना जरूरी होता है, और वो हो जाते हैं। बहुत सारे विचलन और बहुत सारी चूकें हो सकती हैं। स्वाभाविक है कि उनकी भी निशानदेही जरूरी है, लेकिन उनकी निशानदेही करते हुए ऐसे विचारकों और कार्यकर्ताओं के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करना, एक ऐसी भाषा में उनके साथ विचार करना जो भाषा मुंबई की अंडरवर्ल्ड पर बनी हुई फिल्मों से आती है। यानी आप जब किसी आलोचक, विचारक, लेखक को आप सुपारी किलर कहते हैं, तो इस तरह की भाषा जो अंडरवर्ल्ड की भाषा है, इस भाषा में विचार करना, इसके पीछे जो रणनीति है, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत आन पड़ी है। दोस्तों, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप इतनी देर तक इस वैचारिक यात्रा में मेरे साथ रहे। आप सभी साथ थे, इसलिए मैं नामवर जी के बहाने ये थोड़ी सी बातें आपके बीच कर सका। मैं पुनः पुनः नामवर जी की स्मृति को, नामवर जी के विचारों को, नामवर जी के संघर्ष को प्रणाम करता हूं, उन्हें याद करता हूं।